जय हिंद साथियों। आज फिर एक मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करने वाले हैं। ये जो मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा सिफिशियंट है, बहुत ही लाभदायक है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, ऐसे कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ पूछा जाता है तो आपको ये प्रैक्टिस सेट किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा और ये रहा सवाल नंबर 1 आपके सामने, ये आ चुका है। देखना सवाल में क्या कह रहा है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और ना ही मैं ऐसी कोई हरकत करता हूं कि जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये 15-20 सवाल जितने भी आपके सामने आते हैं आपको पूरी लगन के साथ इनको हल करना चाहिए। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, देखना क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है कि 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 8,000 से कितने समय में उतनी ही आमदनी प्राप्त होगी जितनी कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6,000 से 5 वर्ष में होगी। वो ये कहना चाह रहा है हमसे, वो ये कहना चाह रहा है कि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपए से कितने समय में उतनी ही राशि आमदनी प्राप्त होगी जितनी 4% 5 वर्ष में 6,000 से होगी। वो ये बात कहना चाह रहा है। इसका मतलब वो हमसे साधारण ब्याज पूछना चाह रहा है। आप अच्छे जानते हो कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। वो कह रहा है दोनों में जो आमदनी प्राप्त हो रही है वो बराबर है। वो क्या कह रहा है, जितनी इसमें 3% की दर से आमदनी प्राप्त होती है उतनी ही 4% की दर से आमदनी प्राप्त होती है। तो आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, साधारण ब्याज दोनों के बराबर है। वो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। ये होता है, ये होता है, आप अच्छे से जानते हो। तो ये दोनों चीजें आप फिट कर दो, इसको पहला मान लो, इसको भी पहला, इसको भी पहला, ठीक है ना भाई। फिर कह रहा है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना रहता है भैया, 100 रहता है। इसको भी बन, इसको भी बन, सॉरी इसको 2, इसको भी 2, इसको भी 2। क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि दो चीजें, इसका 8,000 का 3% की दर से समय पूछना चाह रहा है। इसका साधारण ब्याज जो निकल के आता है वो 4% 5 वर्ष में 600 रुपए पर जितना साधारण ब्याज निकल के आता है वो इसके बराबर है। तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया। तो आप अच्छे जानते हो पहला वाला जो हमारा मूलधन है वो कितना है, 8,000। तो मैंने यहाँ पर 8,000 रख दिया, गुणा दर कितनी है 3% की, तो यहाँ पर 3 रख दिया, और गुणा समय हमसे पूछना चाह रहा है और नीचे कितना है 100। इधर भी यही काम करेंगे। P2 का मतलब यहाँ पर 6,000 यानी दूसरा धन, यानी ये रहेगा 6,000 और गुणा में कितना रहेगा दर, और दर कितनी है भैया यहाँ पर 4 की, 4% की, और गुणा समय कितना है 5 वर्ष का। समय कितना भाई, 5 वर्ष का समय है, तो यहाँ पर कर देंगे 5 की गुणा और नीचे कितना आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। देखना भाई इस सवाल को, अब इसको हल कर लेंगे तो आंसर आपके सामने आएगा। यानी टी का मान हमसे पूछना चाह रहा है, वो समय तो पूछना चाह रहा है, तो समय निकाल लेंगे यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक देखो 4 से काटूंगा तो ये बनेगा 4 धुनी 8, 2 बार चला जाएगा, और कटेगा क्या। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 धुनी 6 हो रहा है और 6 यहाँ पर, तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा टी, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, यानी कि 5 वर्ष में दोनों से जो ब्याज प्राप्त होगा वो बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 जहां पर है वही हमारा आंसर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल नंबर क्या कह रहा है देखियो। सवाल में कह रहा है, ये रहा, बना के दिखाओ जरा क्या कह रहा है सवाल में। किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और डाल दें तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। नए मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा व पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी अलग अलग हमसे दूध की मात्रा और पानी की मात्रा ज्ञात करवा रहा है नए वाले मिश्रण में। समझ रहे हो बात को, तो बस हल कर लेंगे, काम खत्म, पैसा हजम। यहां पर देखो डाला क्या चीज जा रहा है, आप कहोगे पानी डाला जा रहा है। आप अच्छे से जानते हो कि जिस चीज के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं रूप उसका बदलता है। पानी डाला जा रहा है तो पानी बदल जाएगा, लेकिन दूध के साथ हमने कुछ नहीं किया तो दूध नहीं बदलेगा। आप अच्छे जानते हो कि हमारे पास जो मिश्रण है वो दूध और पानी का है। किसका भैया, वो है दूध और पानी का। दूध और पानी का जो मिश्रण है वो किस अनुपात में है, वो कहोगे कि 3 और 1 के अनुपात में है। बोला ठीक है, फिर आगे
फिर कह रहा है कि इस यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी डाल दें तो अनुपात जो है 5:2 बन जाता है। 5 और 2 बन जाता है जब उसमें 7 लीटर पानी डाल दिया जाता है। मैंने प्लस कर दिया, इसका मतलब पानी डाला जा रहा है। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आप एक चीज चेक करो, दूध के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है उसका रूप भी नहीं बदलता है, पहले आप ये समझ लो। तो अगर मैंने यहां पर पानी डाला है ना, अगर पानी डाला तो मैं चेक करना चाह रहा हूं कि यहां पर दूध के साथ मैंने कुछ नहीं किया तो दूध 3 से 5 कैसे हो गया। आप खुद सोच के बताओ, जब मैंने दूध के साथ कुछ नहीं किया तो दूध पहले 3 था तो बाद में 5 कैसे हो गया, यानी ये बराबर होना चाहिए था। तो आप कहोगे बराबर करने के लिए आप इसको इसको कितने से गुणा कर दो, इसको आप 5 से गुणा कर दो और इसको आप 3 से गुणा कर दो। तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो 5×3=15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। अगर 5 से यहाँ पर गुणा किया है तो 5 से यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो 5 से मैं यहाँ भी गुणा कर दूंगा, ठीक है ना भाई। तो ये 5 ही का ना 5 बन जाएगा। 3 से मैंने यहाँ गुणा किया है तो मुझे 3 से यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी, 3 से मुझे यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी, ये 3×3 = 6 हो जाएगा। अब आप देखो तो यहाँ पर भी 15 हो गया दूध और यहाँ पर भी 15 हो गया दूध, आप बढ़िया से जान रहे हो। तो अब दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, दूध पहले भी इतना था, दूध अब भी इतना है। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी कि अब मैं आराम से कह सकता हूं कि अगर मैं इसको ये कर दूं 5×15, इसको मिटा के यहाँ पर 15 लिख दूं, कितना लिख दूं 15, तो ये 15 हुआ, ठीक है ना भाई। और यहाँ पर 5 का ना 5, ये काट के सिर्फ यहाँ पर कितना लिख दूं 5 लिख दूं, मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5, ठीक है। लाइनें कम कर रहा हूँ थोड़ी सी बस। ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर ये 15 हुआ तो मैं यहाँ पर भी 15 ही कर दूंगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये 3×2 = 6 हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब बताओ कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम इनमें से कुछ हो तो। देखो पहले क्या था, 5 था पानी और बाद में कितना हुआ 6, इसका मतलब कितना डाला गया, 1 डाला गया, 1 लीटर पानी डाला गया। लेकिन सवाल के अंदर कितना डाला गया था, 7 लीटर डाला गया था। तो आप आराम से कह सकते हो कि यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया, 7 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 7 लीटर है। तो मैं आराम से पता कर सकता हूँ जो उसने पूछा है। वो कह रहा है कि नए मिश्रण में, नया मिश्रण कौन सा है, ये वाला नया मिश्रण है, पुराना वाला तो ये था। अब वो कह रहा है नए मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा और पानी की मात्रा बतानी है। तो आप कुछ क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 15 में गुणा कर दोगे, कितना आएगा 15×7=105, ये हो जाएगा 105 लीटर। यानी दूध कितना होगा 105 लीटर। और यहाँ पर आप गुणा करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो इसमें जब गुणा करोगे तो 7×6 कितना हो जाएगा 42 लीटर। आप अच्छे से जान चुके हो कि आपका जो आंसर है वो कितना है 105 और 42। 105 और 42 जहां पर है वही हमारा आंसर है, 105 और 42। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या समझे बात को, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखना क्या कह रहा है सवाल में। सवाल नंबर 1 आपके सामने, पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये भी शायद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का, आराम से निकाल लोगे। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बता दो, क्या इसका आंसर होगा। सवाल नंबर आपके सामने है, बनाओ जरा क्या होगा। देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में। वो हमसे ये कह रहा था कि 4,000 रुपए का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप अच्छे से जानते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो रिलेशन होता है वो होता है PR² / 100²। क्या समझे, इसका जो रिलेशन होता है 2 वर्ष का, लेकिन ये कितने का है, सिर्फ 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का नहीं होता। 3 वर्ष का पूछता तो अलग तरीके से निकालते। बात को समझ रहे हो। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो होता है वो होता है PR² / 100²। P यहाँ पर मूलधन है और R यहाँ पर हमारी दर है। तो मूलधन आप यहाँ पर चेक करोगे तो कितना है 4,000, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4,000, मैंने यहाँ पर 4,000 लिख दिया, गुणा R² का मतलब कितना है, R हमारी यहाँ पर आप चेक करो तो 5 है, तो 5×5 = 25 कर दूंगा, ये बनेगा कितना 25। और नीचे कितना आ जाएगा भाई 100 गुणा 100 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप कैलकुलेशन हल करना चाहो वैसे कर सकते हो। आप यहाँ पर चेक करोगे तो 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 जीरो खत्म ये हुए, 1 जीरो यहाँ से खत्म कर दो,
नीचे 10 बच गया और ऊपर कितना बच गया 25 और 4। तो अब मैं 5 से काटूंगा तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 से जब इसको काटूंगा तो 2 दूनी 4 बन जाएगा। 5 की और 2 की जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 5 दूनी 10। यानी कि आप आराम से कह सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर अगला ये रहा, देखना कैसे करेंगे इसको, आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत हो तो बताना। सवाल नंबर ये रहा, मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, ये प्रैक्टिस करते करते आप इतने गूंज जाओगे, अगर लगातार करोगे इतने गूंज जाओगे कि छोटे मोटे सवाल आप यूं निकाल के चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? सवाल आपके सामने आ चुका है, देखने क्या कह रहा है सवाल में। वो कह रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि कर दी जाती है और उस वस्तु की बिक्री की कुल संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है, तो तदनुसार संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सकल प्राप्ति, सकल मतलब जो मूल, जो उसकी मूल सकल, वो कह रहा है कि दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो उसकी मूल वैल्यू है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ये कहना चाह रहा है। वृद्धि कितने की हुई है? आप कहोगे 15 की, तो हम प्लस का यूज करेंगे, और जहां पर कमी बताई गई है वहां पर हम माइनस का यूज करेंगे। तो आप अच्छे से जानते हो एक रामबाड़ा फॉर्मूला है, उसको कहीं पर लिख लेना। ये होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये बात आप अच्छे से जानते हो। अगर ये यूनिट दोनों इसमें रखने के बाद प्लस का बचा तो समझ लो वृद्धि हो रही है, और अगर माइनस का बचा तो समझ लो हास मतलब हानि हो रही है। बात समझ रहे हो ना? तो x की जगह क्या रखेंगे हम? 15%, यानी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 प्लस का, माइनस का कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर माइनस का 10। आप अच्छे जानते हो जब माइनस प्लस दोनों की हम गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस निकल के आता है, तो यहाँ पर माइनस होगा, यानी कि 15 की और 10 की गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा 150 बन जाएगा। कितना बनेगा? 150 बन जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नीचे कितना रहेगा? नीचे रहेगा 100। ठीक है ना भाई? यहाँ पर 100 बन जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है ना भाई? यहाँ पर माइनस का बनेगा 1.5। कितना? 1.5, क्योंकि नीचे क्या है एक जीरो है, तो ऊपर क्या लग जाएगा एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। जब आप 5 में से 1.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3.5। कितना बच जाएगा? 3.5 बच जाएगा, वो भी प्लस का। तो ये बनेगा 3.5, यानी कि क्या हुआ है भैया 3.5 की वृद्धि हो गई है। 3.5 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला ये रहा, काम खत्म पैसा हजम। ठीक है ना भाई? काम खत्म पैसा हजम। देखो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष से 500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बड़ा लॉलीपॉप सा सवाल है। क्या कह रहा है वो? कि 10% वार्षिक दर है और 2 वर्ष में 500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये वो कहना चाह रहा है। तो ये जो दर हमें दे रखी है ना, तो आप 2 वर्ष का इसका सक्सेसिव निकाल दो। तो 2 वर्ष का सक्सेसिव कैसे निकालोगे? 1 वर्ष का तो ये हुआ, 1 वर्ष का ये हो गया, और 1 वर्ष का ये हो गया, यानी कि दोनों वर्ष में 10% की दर लग रही है। मैं ब्याज निकालने का आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको बिना फॉर्मूले के कैसे ब्याज निकालना है। तो सक्सेसिव आप इसका निकालोगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 10 प्लस 10 और प्लस एक्स वाई का मतलब 10 10 की गुणा करेंगे तो दोनों की गुणा करेंगे तो बनेगा 100, और नीचे भी क्या रहता है 100 रहता है। ये मैंने अभी बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये बताया था, रामबाड़ा फॉर्मूला है, चार्ट लो, इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। इससे ये खत्म हो जाएगा। आप अच्छे जानते हो कि 10 और 10 कितना होगा 20, और एक यहाँ पर बचेगा 21, यानी कि आप अच्छे से जानते हो कि इसका जो सक्सेसिव निकल के आया है वो कितना आया 21%। 21% निकल के आया सक्सेसिव। कितने पर पूछ रहा है? 500 रुपए पर। तो बस 500 रुपए पर निकाल दो।
500 रुपये पर आप निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 21 पंजे कितना होता है? 21 पंजे 105 होता है। यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा 2 वर्ष में 500 रुपये पर, वो कितना रहेगा? 105 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। काम खत्म, पैसा हजम। सवाल अगला ये रहा आपके सामने, देखना क्या कह रहा है। वीडियो आपको सही लगती है तो शेयर मार दिया करो, रोज डेली क्लास को देखा करो, छोड़ा मत करो। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, समझ रहे हो बात को? बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, ये पहले कहावत हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? अब समरसेबिल का पाइप डालो और घड़ा भर लो, ये तरीका चल रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है प्रैक्टिस करो, नौकरी लो, काम खत्म। देखना क्या कह रहा है सवाल में। वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सकेगा? यानी वो क्या करवाना चाह रहा है? वृद्धि करवाना चाह रहा है। किस चीज में? घंटों में। घंटों में वृद्धि करवाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि 20% की कमी हो गई है। किस चीज में? उत्पादन में। ठीक है, 20% की कमी हो गई तो वृद्धि करवाना चाह रहा है। आप बढ़िया से जानते हो कि जो वृद्धि होती है या वृद्धि परसेंट होता है, वो होता है क्या? कमी गुणा 100 और बटे 100 माइनस कमी। क्या करेंगे भैया? 100 माइनस कमी। काम खत्म, पैसा हजम। देखो इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। कमी कितने की हुई है? 20% की, तो यहाँ पर 20 गुणा में कितना रखा मैंने? 100, और नीचे कितना रहेगा? 100 माइनस कमी, यानी 100 में से 20 जाएगा, 80 बच जाएगा। कितना बचेगा? 80। तो 20 चौक कितना होता है? 80, और जब 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा? 25% आ जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। कितना आएगा? 25%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल नंबर आपके सामने है, वो कह रहा है कि अखबार के 3 गिलासों में स्प्रिट और पानी का एक मिश्रण भरा हुआ है। प्रत्येक गिलास में स्प्रिट और पानी का अनुपात 1:2, 2:3 तथा 1:4 है। यदि इन तीनों समान भरे गिलासों को एक टंकी में खाली कर दिया जाए तो स्प्रिट और पानी का अनुपात टंकी में किस प्रकार होगा? देखो 3 गिलास हैं, कौन कौन से हैं? एक गिलास ये रहा, दूसरा गिलास ये रहा, और तीसरा गिलास ये रहा। इन तीनों गिलासों में जो स्प्रिट और पानी है, स्प्रिट और पानी शॉर्ट में लिख देता हूं। स्प्रिट मतलब एस से, और पानी मतलब वाटर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है हमको, वो कितना है? इस पहले वाले गिलास में वो है 1:2 का। कितने का? 1:2 का है, तो यहाँ पर 1:2 कर दिया मैंने। दूसरे वाले में 2:3 का है, दूसरे गिलास में 2:3 का है, और तीसरे वाले गिलास में 1:4 का। 1:4 का क्या है भैया? ये अनुपात दे रखा है स्प्रिट का और पानी का। ठीक है ना भाई? अब वो कह रहा है हमसे कि यदि इन तीनों समान भरे गिलासों को, ये लाइन बहुत जरूरी है, तीनों जो गिलास हैं वो समान भरे हुए हैं, मतलब बराबर बराबर हैं। बराबर बराबर का मतलब क्या है? कि इनमें जितना भी है वो सब बराबर होना चाहिए, चाहे वो कितना भी गिलास भरा हुआ हो, वो बराबर है। तो यहाँ पर चेक करें तो 2 और 1 3 है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो 3 और 2 5 है, और अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो यहाँ पर भी 5 है। आप अच्छे जानते हो दोनों गिलासों में बराबर है, लेकिन इस गिलास में बराबर नहीं है। तो मुझे तीनों गिलासों में स्प्रिट और मतलब जितना भी गिलास भरे हुए हैं स्प्रिट और पानी से, वो बराबर बराबर होने चाहिए, चाहे वो आधे आधे हो, पूरे पूरे हो, कितने भी हो, लेकिन बराबर होने चाहिए। तो मुझे तीनों बराबर करने पड़ेंगे। तो बराबर जब मैं करूंगा तो आप कहोगे कि इसमें जो कर दो 5 से गुणा, और इन दोनों में कर दो 3 से गुणा, इन दोनों में कर दो 3 से गुणा। आप अच्छे जानते हो कि 5 तिया 15 होता है, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15। तो यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ भी 15 हो गया, तीनों जगह 15 हो चुका है। लेकिन जब मैंने यहां पर 5 से गुणा करी है तो मुझे यहां भी 5 से करनी पड़ेगी, यहां भी 5 से करनी पड़ेगी, हाँ या ना? आप अच्छे जानते हो कि मुझे यहां पर 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैंने यहां पर 3 से करी है तो यहां भी 3 से करनी पड़ेगी, यहां भी 3 से करनी पड़ेगी। अगर मैंने यहां पर 3 से करी है तो यहां भी 3 से करनी पड़ेगी, यहां भी 3 से करनी
बात समझ में आई। अब आप अच्छे जानते हो कि जब मैं 5 की गुणा यहाँ अंदर करूंगा तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, ये कितना बनेगा 10, और ये कितना बन जाएगा 5 ही करना 5, ठीक है ना भाई। यानी ये बनेगा 5 दूनी 10 और ये बनेगा 5 ही करना 5, एक का काम खत्म हो गया। देखो अगला कैसे करेंगे, 3 की गुणा जब मैं अंदर करूंगा तो ये बनेगा 3 तिया 9 और ये बनेगा 3 दूनी 6, कितना बनेगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये 6 बन जाएगा। अब बताओ इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा, 3 के अंदर करूंगा तो 3 चौक 12 बनेगा और ये कितना बनेगा 3 ही करना 3, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 12 और ये बन जाएगा 3, कोई दिक्कत। अब आप चेक करोगे यहाँ पर तो ये भी 15 है, ये भी 15 हो चुका है और ये भी 15 हो चुका है। अब तीनों गिलास क्या है, बराबर बराबर हो चुके हैं, तीनों गिलास बराबर हो चुके हैं। अब वो एक गिलास में लौटना चाह रहा है, इनको तो क्या अनुपात बनेगा, एक गिलास में लौटने का मतलब क्या होता है कि स्प्रिट जोड़ दो यहाँ पर और बार पानी यहाँ पर जोड़ दो, दोनों का अनुपात निकल जाएगा। तो आप कहोगे इनको जोड़ो, 5 और 6 11, 11 और 3 कितना होता है 14 होता है, कितना 14 होता है। अनुपात बनाओ, इसका अनुपात बना लो तो 10 और 12 कितना हुआ, 10 और 12 22, 22 और 9 कितना होता है, आप कहोगे 31 होता है, 22, हाँ 31 हो जाएगा। यानी जो अनुपात रहेगा नए वाले गिलास में वो 14 और 31 का अनुपात रहेगा, 14 31 का अनुपात रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा मैं इस सवाल को, बहुत बेहतरीन और उम्दा सवाल था। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, बताओ सवाल कितना बेहतरीन और गजब का था या नहीं, क्या कह रहा है सवाल में सवाल आपके सामने बनाओ जरा। वो कह रहा है ए व बी किसी कार्य को अलग अलग 45 व 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया, बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था, यानी ए ने कितने दिन कार्य किया था, वो ये पूछना चाह रहा है। सवाल आपके सामने, जरा बनाओ, सवाल आपके सामने है, जरा बनाओ, क्या कहना चाह रहा है सवाल। शुरू करते हैं। देखो देखो ए और बी हैं, इन्होंने अलग अलग दिनों में किया। ए ने किया है कितने दिन में, ए ने किया 45 दिन में और बी ने किया, आप यहां पर चेक करो तो इसने किया है 40 दिन में, ठीक है ना भाई। ए और बी ने अलग अलग दिनों में काम किया। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो मुझे पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। तो आप कहोगे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, 360 यहाँ पर ले लेंगे। अगर मैंने यहाँ पर 360 एलसीएम लिया तो मेरा क्या है, ये टोटल वर्क है, ये मेरा टोटल वर्क आ चुका है, ठीक है ना भाई। तो 45 से अगर आप 360 को भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और आप यहाँ पर भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 0 से 0 खत्म और 4 नम 36, यानी कि आप कह सकते हो ए की क्षमता 8, बी की क्षमता 9 आ चुकी है, ठीक है ना भाई। अब वो हमसे ये कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम को 23 दिन में बी ने कर दिया। अब मुझे बताओ काम किसने छोड़ा, काम छोड़ा है ए ने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है ना, बी लगातार काम को कर रहा है। बी क्या कर रहा है, लगातार काम को कर रहा है, उसने काम को नहीं छोड़ा है। यानी जो ए काम छोड़ गया था उस काम को भी उसने 23 दिन में खत्म कर दिया। अगर 23 दिन में इसने काम को खत्म किया है, बी ने 23 दिन में काम खत्म किया है तो अपनी क्षमता के अनुसार किया होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि बी ने 23 दिन में कितना काम कर दिया, तो बी ने कितने दिन में, 23 दिनों में कितना काम कर दिया, तो आप कहोगे इसकी जो क्षमता है एक दिन में कितनी है, 9 की, लेकिन 23 दिन में इसने कितना काम कर दिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों की गुणा कर दोगे, हमें पता चल जाएगा कि वो टोटल काम तो 360 है। तो आप यहाँ पर चेक करो तो 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे कितना 2 और 9 दूनी 18 19 20, यानी कि 207 काम बी ने अकेले ने किया है। दोनों 207 काम अकेले बी ने किया है, तो 360 में से अगर 207 काम में निकाल दूं तो बाकी जो काम बचा हुआ होगा वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, हाँ या ना, दोनों ने मिलकर किया होगा। फिर उसके बाद छोड़कर चला गया होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है वो कि ए ने कितने दिन काम किया या कब उसने काम छोड़ा था।
कितने दिन के बाद काम छोड़ा था ये। तो ए और बी ने 7 काम करा, फिर वो छोड़ गया। तो हम क्या करेंगे, 360 में से अगर मैं 360 में से अगर ये 200, 360 में से 260 कम कर दूं, 207, 60 नहीं 7 कम कर दूं, कितना बचेगा। तो आप यहां पर चेक करोगे, जो शेष काम बचेगा, जो शेष काम बचेगा वो कितना बच जाएगा। तो आप कहोगे यहां पर बचेगा 3, और यहां पर बचेगा कितना 5, और यहां पर कितना बचेगा 1, यानी 153 काम बच जाएगा। अब 153 काम ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। ध्यान से समझ लेना इस सवाल को, इससे भारी सवाल आज तक आपको मिला नहीं होगा, क्योंकि छोड़ने वाला काम पूछ रहा है। आप इस सवाल को अगर आसानी से कर गए तो बाकी सवाल भी कर लोगे। तो बाकी जो काम बचा वो 153 है। ये काम किसने किया, ए और बी दोनों ने मिलकर किया। कब तक किया, तो आप कहोगे दोनों की क्षमताओं से भाग लगा दो जोड़ के। तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 से भाग लगाएंगे तो 17 नियम कितना होता है, 153 होता है। तो इसका मतलब है ए ने जो काम किया है वो 9 दिन तक किया है, 9 दिन तक किया है। ठीक है ना भाई, ए ने काम कितने दिन तक किया, 9 दिन तक किया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, काम खत्म पैसा हजम। ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, देखना क्या कह रहा है सवाल में। यदि एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तथा वही ट्रेन 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। आप अच्छे जानते हो कि ट्रेन जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई को भी वो पार करती है। हमसे ट्रेन की लंबाई हमसे ही पूछी जा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब ट्रेन, चाहे वो जितनी भी स्पीड से चल रही हो, जब उसने 400 मीटर पुल को पार किया होगा तो उसने खुद की लंबाई भी उसमें ऐड करी होगी, यानी खुद की लंबाई को भी पार करा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, जब वो इस 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया और जब उसने इस 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया, तो उसकी जो चाल थी वो क्या थी भाई, समान थी, यानी बराबर चालों से उसने क्या किया है, दोनों को पार किया है। तो आप अच्छे जानते हो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी टोटल दूरी कितनी रहेगी, यानी ये और प्लस ट्रेन की लंबाई। तो चाल बराबर होता है दूरी और प्लस एल की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई, दूरी बटे समय। समय कितना लिया इसने, 20 सेकंड का, 20 सेकंड का समय लिया बराबर। आप आगे जाके चेक करोगे तो उसने वहां पर 500 मीटर प्लेटफॉर्म को पार किया, 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया प्लस खुद की लंबाई को पार किया, कितने टाइम में, आप कहोगे 25 सेकंड में। काम खत्म पैसा हजम। आप यहां पर चेक करोगे तो 5 से काटोगे 4 बार और 5 से काटोगे 5 बार, 5 पंजे 25। दोनों की जब मैं मल्टीप्लिकेट करूंगा, यानी मल्टीप्लाई करूंगा दोनों की, तो कितना आएगा, 5 चौक 20, ये बनेगा कितना 2000 प्लस 5L बराबर, यहाँ भी ऐसी करेंगे इधर की गुणा, तो 5 चौक 20, 2000 बनेगा, और यहाँ पर प्लस कितना बनेगा, आप यहाँ पर करोगे 4L बन जाएगा। तो ये दोनों प्लस के हैं, कट जाएंगे, 2000 से 2000 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा L, L बचेगा, कितना बचेगा L, और बराबर में कितना बचेगा 0, यानी उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 0 मानी गई है। कितनी, 0 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिना किसी डाउट के। ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। चैनल छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं दोस्त। चैनल भले ही छोटा है, इरशाद मैथ जो चैनल पे आप पढ़ने आए हो, या फिर यहाँ पर जितने भी 2 4 5 जितने भी सवाल आप कर रहे हो, चैनल भले ही छोटा है लेकिन आप कॉन्सेप्ट को जज कर लेना बाकी चैनलों से, कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति थी। ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है वो ये कहना चाह रहा है। वो ये स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं आपको, ये देखो। इसकी जो दूरी है वो टोटल कितनी है, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर की टोटल दूरी है यहां से यहां तक। अब वो कह रहा है कि जिस चाल से ये पहले चल रही थी ट्रेन, उस चाल में मान लेते हैं कि उसकी पहली जो चाल थी वो मैं ए मान लेता हूँ, ए चाल थी उसकी पहली। उस ए चाल में जब 15% की 15%, सॉरी 15% नहीं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जब और बढ़ा दी तो ए पहले थी और बाद में कितनी हो गई, ए प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई। ये उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई, ये स्पीड हो गई। तो जैसे ही उसने ये काम किया
तो पहले जितने समय में वो तय कर रही थी उससे 30 मिनट कम ले रही है। अब आप अच्छे जानते हो जब चाल बढ़ती है तो समय कम लगता है, समझ रहे हो ना बात को। तो आप करोगे कैसे, आप अच्छे जानते हो समान गति से, समान गति है तो आप ऐसे कर सकते हो कि चाल बराबर क्या होता है भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल दूरी कितनी है, 90 है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी और बटे समय। समय कितना था हमारे पास पहले, या फिर आप ऐसे कर लो, मैं एक बढ़िया सा ट्रिक आपको बताता हूँ कि आप इसको ऑप्शन से हल कर लोगे। इस सवाल को आप ऑप्शन से हल कर लोगे। एक अच्छा सा ट्रिक बताता हूँ, उसको देखो जरा ध्यान से। मैं ऐसा कर लेता हूँ इसको, समय दिया है ना, हम समय का अंतर निकाल लेते हैं। सीधी बात तो ये है, हम समय का अंतर निकाल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 90, समय बराबर दूरी और बटे में चाल एस है। अब बात को समझो, पहले 90 किलोमीटर की दूरी को एस चाल से वो तय कर लिया था। ऐसा मान लेते हैं कि इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, आप इसको भी खत्म कर दो यहाँ से, है ना। आप ऐसे मान लो कि उसकी जो चाल है, उसकी जो चाल है वो कितनी है, एस है। एस चाल को, एस चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की उसने तय किया, लेकिन वो कह रहा है कि जैसे ही इस 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल एस थी, अब इस एस चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और बढ़ा दी, यानी जोड़ दी। तो पहले से उसे क्या लग रहा है भैया, पहले से उसे 30 मिनट क्या लग रहे हैं भैया, कम लग रहे हैं। तो ये भी क्या हमारा समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये भी क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर कितना समय लग रहा है उसको, 30 मिनट। और 30 मिनट का अंत मतलब आप क्या जानते हो, 30 मिनट का मतलब होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है ना भाई। जब आप इसमें से ये वाला घटा दोगे, ये वाला घटा दोगे, तो आप 1/2 के बराबर रख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये भी समय है और ये भी समय है। समझ रहे हो ना बात को। तो मैं इसमें घटाऊंगा तो ये बनेगा कितना, 90, और बटे में कितना आएगा, एस। बस काम खत्म, पैसा हजम। इसे यहाँ से खत्म कर दो। ठीक है ना भाई, इसे यहाँ से खत्म कर दो। सबसे बढ़िया तरीका ये है। और बराबर कितना रख दोगे, 1/2 के। इसे ऐसे कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, 90 और बटे में एस और प्लस 15 और माइनस 90 और बटे में एस बराबर 1/2। यानी ये जो हमें दे रखा है सब, ये एस के मान है। हम यहाँ पर एस की जगह ऐसा क्या रखें कि हमें 1/2 मिल जाए। ऑप्शन से कर लो, इसको बाई ऑप्शन कर लो, इसको बाई ऑप्शन कर लो, बाई ऑप्शन। ठीक है ना भाई। बाई ऑप्शन करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे करोगे तो सवाल इतनी आसानी से हल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन से करने का तरीका क्या है, मैं 45 रख कर देखता हूँ पहले। 45, अगर मैं यहाँ 45 रख दूं, 45 और 15 कितना होता है भाई, आप कहोगे 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो ये बनेगा 90 और नीचे बनेगा 60, माइनस कितना है 90 और नीचे कितना है, एस है। एस का मान 45 रखा मैंने, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 45। तो आप इसको काटाफिटी मचाओ, कितनी बार जाए, 0 से 0 खत्म होगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये बनेगा 3/2। और ये बनेगा कितने से, 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10। तो ऐसा कर लो, 45 दूनी 90, यहाँ पर 2 बार कट जाएगा, 45 दूनी 90, तो ये बचेगा 3/2 माइनस कितना, 2, है ना। तो यहाँ कर लेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो बनेगा 1/2। 1/2, इसका मतलब 1/2 ही हमें लाना था 45 ऑप्शन से। 45 ऑप्शन से कितना, 1/2 लाना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमें 1/2 लेके आना था इस ऑप्शन को यहाँ पर रख के। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा, क्योंकि हमें 1/2 मिल चुका है। आप कहोगे यहाँ पर ये जो माइनस का आ रहा है, 2 दूनी 4 माइनस का 1/2, तो यहाँ पर ये रखने में थोड़ी गलती हो गई है, ऐसे समझ सकते हो। आप इसको इधर रख लेना और इस वाले को इधर रख लेना। बाला हालांकि आप जब भी इस तरह का सवाल करो तो हमेशा और हमेशा बाई ऑप्शन से ही करना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है सवाल में, जरा देखना। सवाल में कह रहा है कि ए व बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:5 है। यदि ए तथा बी की उम्रों का योग 60 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु बताएं। बड़ा लॉलीपॉप सा सवाल है, आराम से बना दोगे बिना किसी दिक्कत और हेजिटेशन के, बिना किसी दिक्कत और हेजिटेशन के बना दोगे। क्या कह रहा है भाई सवाल, वो कह रहा है कि ए व बी की वर्तमान उम्रों का जो अनुपात है वो 7:5 है।
और यदि ए और बी की उम्रों का जो योग है वो कितना है, 60 है। तो यहां पर जो प्रेजेंट एज है इसकी, ए और बी की अनुपात है प्रेजेंट का, है ना। प्रेजेंट का जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 7 और 5। ठीक है भाई। लेकिन इनकी आयु जो दे रखी है, दोनों की आयु मिलाकर कितनी है, 60। और यहां पर हम मिलाकर चेक करें तो कितनी आ रही है आपको, वो 7 5 12 निकल के आ रही है। कितनी, 12 निकल के आ रही है, और वहां पर 60 निकल के आ रही है। तो 12 पंजे 60 होते हैं। एक यूनिट का मान कितना हो गया, 5। एक यूनिट का मान 5 हो चुका है, आप अच्छे जानते हो। तो क्या पूछा, ए की वर्तमान आयु, तो ए की तो ये वाली है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 की गुणा। तो 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है। यानी ए की जो आयु है वो कितनी है, आप कहोगे 35 वर्ष है। कितनी, 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। आज मैं बहुत स्लो में पढ़ा रहा हूँ आपको, आज मैं आपको बिल्कुल स्लो में पढ़ा रहा हूँ, स्लो मूड में। जल्दबाजी कुछ नहीं, आराम से पढ़ लो, एक एक चीज एक एक टाइप को समझ लो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इसी तरह के और कॉन्सेप्ट पर अगर सवाल मिल जाए तो आप आराम से बना सको। जो क्या कह रहे हैं सवाल में कि एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से धारा के साथ तैर सकता है, परंतु धारा के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तैर सकता है। तो बताओ कि शांत जल में तैराक का वेग क्या है। मैंने बताया है आपको कि नाव धारा को जो हम सवाल करते हैं वो 4 लाइनों में खत्म कर देते हैं। कितनी लाइनों में, 4 लाइनों में खत्म कर देते हैं। मैंने बताया कि ये वाली पहली लाइन जो होती है ये अनुकूल चाल होती है, ये हमारी प्रतिकूल चाल होती है, ये हमारी नाव की चाल हो सकती है, यहाँ पर नाव भी हो सकता है, यहाँ पर तैराक भी हो सकता है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, जो भी पानी में चलता हो। और ये होती है हमारी धारा की चाल। क्या होती है भाई, ये होती है धारा की चाल। अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल, नाव की चाल, धारा की चाल। वो कह रहा है कि हमसे कि एक तैराक है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से धारा के साथ तैरता है। धारा के साथ का मतलब क्या, अनुकूल तैर रहा है। तो इसकी चाल हम बीच में रखते हैं, आप अच्छे जानते हो। यहाँ पर रखते हैं हम चाल, सबसे ऊपर दूरी, दूरी हमेशा दूर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। और सबसे नीचे रखते हैं हम समय, सबसे नीचे क्या रखते हैं, समय को रखते हैं। तो चाल बीच में रखा मैंने, 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है हमसे परंतु धारा के विपरीत 3 किलोमीटर। धारा के विपरीत कितनी है भैया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बीच में मैंने 3 रख दिया। प्रतिकूल का मतलब विपरीत होता है। अब हमसे क्या कहना चाह रहा है कि भैया शांत जल में तैराक का वेग, यानी नाव की चाल या तैराक की चाल पूछना चाह रहा है। तो आप अच्छे जानते हो दोनों को, आप अच्छे जानते हो कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो आप कहोगे 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। यही इसका आंसर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। इस कॉन्सेप्ट से आप कोई सा भी सवाल आपके सामने आ जाए नावधारा का, आराम से निकाल लोगे बिना किसी दिक्कत के। काम खत्म, पैसा हजम। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, अगला वाला देखियो भाई क्या कहना चाह रहा है तुमसे ये। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिल्कुल हलवा सा सवाल है, कई बार बताया है मैंने। चाहे वृत्त आ जाए, बेलन आ जाए, शंकु आ जाए, आयत आ जाए, समझ रहे हो, तो आप हमेशा उसकी वो त्रिज्या को बढ़ाएगा, या आयत होगी तो उसकी लंबाई चौड़ाई को घटा बढ़ा देगा। तो मैंने कहा था हमसे क्षेत्रफल निकलवाए, जब हमसे वो क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100, जो ये फॉर्मूला है रामबाण, इसका एक बार यूज कर देना। मैंने कई बार बताया है। तो आप दोनों जगह x और y की जगह 50 को ही रख देना। यानी कि आप कहोगे 50 प्लस 50। आप कहोगे अगर यहाँ पर कमी होती तो, आप कहोगे अगर यहाँ पर कमी होती 50% की तब कैसे करते। दोनों जगह मैंने प्लस प्लस रखा है, दोनों जगह माइनस माइनस कर देते हैं। तो प्लस प्लस की गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस ही आता है। तो 5 पंजे 25, ये कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा भाई, नीचे तो 100 है ही, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 100, 100 और 25 कितना होगा, 125 हो जाएगा। यानी कितने की वृद्धि होगी, 125% की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला, काम खत्म पैसा हजम। क्या कह रहा है सवाल में, पढ़ना इसको जरा।
वाह, जबरदस्त सवाल। वो कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। यहां पर आप चेक करोगे तो यहां पर 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। 10 वर्ष पूर्व का मतलब यहां पर माइनस का यूज करूंगा मैं हमेशा। पूर्व के लिए माइनस और पश्चात के लिए प्लस का यूज करते हैं। तो 10 वर्ष पहले की बात है। क्या हुआ था 10 वर्ष पहले? वो कह रहा था कि ए और बी दो लोग थे और वो कह रहा था कि ए की आयु बी की आयु की आधी थी। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी। अगर बी यहां पर मैं 2 मान लूं तो ए की आयु क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। देखो हो गई। अगर आप यहां पर 1 मानोगे तो यहां पर 1/2 करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर 4 मानोगे तो यहां पर 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि ए की जो आयु है ना वो बी की आयु की आधी है। लेकिन कब? 10 साल पहले। 10 साल पहले की आयु बी की आयु की क्या थी? आधी थी। यदि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3 और 4 है। वर्तमान आयु का अनुपात। अच्छा, तो आप देखो, आराम से देखो, यहां पर अनुपात जो हमें दे रखा है ये वाला 10 वर्ष पहले का अनुपात है। अनुपात बना लेता हूं मैं इसको। और वर्तमान का जो अनुपात है, वर्तमान मतलब जीरो, ना घटा ना बढ़ा। तो वर्तमान का जो अनुपात है वो कितना है? यहां पर 3 और 4 का है। कितना है? 3 और 4 का। ठीक है ना भाई? 3 और 4 का है। आराम से समझना इस सवाल को। आप अच्छे जानते हो कि आयु संबंधी सवालों में अनुपात चेंज हो जाता है, लेकिन कभी भी दो लोगों की उम्र का अंतर कभी चेंज नहीं होता। सपोज मैं 20 साल का हूं और कोई दूसरा लड़का है वो 25 साल का है। 10 वर्ष बाद कितनी कितनी उम्र होगी हमारी? तो आप कहोगे 10 वर्ष बाद मैं हो जाऊंगा 30 का और वो हो जाएगा 35 का। पहले अनुपात कुछ और था, आज अनुपात कुछ और है, लेकिन अंतर अभी भी 10 साल का ही होगा। सॉरी, 5 साल का ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले 20 का था, वो 25 का, तो 5 का अंतर था। अब मैं 30 का हो गया, वो 35 का, अब भी 5 का अंतर है। तो आयु संबंधी सवालों में कभी भी अंतर नहीं बदलता है, बदलता है तो सिर्फ अनुपात। समझ रहे हो बात को? तो आप यहां पर चेक करो, अंतर यहां पर 1 का है और यहां पर भी अंतर कितने का है? 1 का है। ठीक है ना भाई? यहां पर अंतर दोनों में क्या है भैया? 1 का है। तो आप यहां पर चेक कर लो कि यहां पर कितना जुड़ा। आप कहोगे 2 जुड़ा। कितना जुड़ा? यहां पर 2 जुड़ा। और आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर भी 2 जुड़ा। क्यों? क्योंकि पहले 1 था 3 हो गया, 2 था 4 हो गया। अगर यहां पर 2 जुड़ा है तो यहां पर दोनों का हम निकालें कितना जुड़ेगा? यहां पर 10 और 0 जोड़ेंगे कितना? अगर 10 ही आएगा तो यहां पर ले लूंगा मैं 10। इससे ये खत्म होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ चुकी है भैया। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। अब वो पूछ रहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो पहले मैं वर्तमान आयु निकाल लूँ इनकी। 10 वर्ष बाद की बाद में निकाल लेंगे। तो जब हम इनकी वर्तमान निकालेंगे तो 5 या 15 वर्ष हो जाएगा और ये कितना होगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद यानी 10 इसमें जोड़ देंगे। जब मैं 10 इसमें जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 का। ये हो जाएगा 30 वर्ष। और जब मैं इसमें 10 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 वर्ष। ये कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। यानी उन दोनों की आयु का योग हमसे पूछा है, तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो 30 और 25 कितना होता है? 55 होता है। 55। तो उनकी आयु का जो योग होगा वो 55 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। मजा आ रहा होगा आपको, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने मिल रहे हैं और आप इनको कर पा रहे होगे तो और भी ज्यादा मजा आ रहा होगा। ठीक है ना भाई? सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है अभी सवाल में? वो कह रहा है कि किसी अनुपात 7:4 के पदों में एक संख्या जोड़ी जाती है। वो कह रहा है कि कोई अनुपात है और अनुपात है कितने का? 4:7। 4:7 के पदों में एक संख्या जोड़ी जाती है तो अनुपात 11 अनुपात 8 के बराबर हो जाता है। वह संख्या क्या है? इसको भी हम कैसे कर देंगे? बाई ऑप्शन से कर देंगे। बाई ऑप्शन से कैसे करेंगे जरा देखना इधर। देखो एक अनुपात है हमारे पास 7 और 4 का। 7:4 का अनुपात है। वो कह रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि ये कितना बन जाए? ये बन जाए, सॉरी, ये बन जाए 11/8। ये बन जाए 11/8। अब मुझे ये इसमें ऐसी संख्या जोड़ दो कि इसमें 11/8 बन जाए। अगर मैं इसमें पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ये ए, तो 6 जोड़ूंगा तो 7 6 13 होगा
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 4 10, 13/10 होगा, नहीं हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखो, 5 जोड़ूंगा तो 5 7 5 12 होगा, और ये कितना होगा, 5 4 9, यानी कि ये होगा 3 चौक 12 और 3 3 9, ये कितना बन जाएगा, 4/3, ये भी नहीं होगा। अगला यहाँ पर देख लो, 3 जोड़ो इसमें तो 7 और 3 कितना होगा, 10, और यहाँ पर देखेंगे 4 3 7, ये भी नहीं होगा क्योंकि 11/8 करना है हमें। 4 जोड़कर देख लो, यहाँ पर 4 जोड़ूंगा तो 7 4 कितना होगा, 11 हो गया 11, और इसमें जोड़ूंगा 4 और 4 8, ये कितना होगा 4, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर 4 जब आप रखोगे तो 7 4 11 हुआ, 4 4 8, ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये जो मैंने सवाल आपके सामने रखे, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट आपने तैयार कर रखे हैं वो सब के सब ताज़ा हो गए होंगे, आपकी एकदम तबीयत खुश हो गई होगी इन सवालों को देखकर। आपको लगा होगा कि बाकी हम सवालों कर पा रहे हैं, आपके अंदर दम है, क्योंकि जब हम करी हुई चीज़ों को दोबारा करते हैं और हम उसको अच्छे से कर पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगली वीडियो के लिए फिर से यही समय आपको मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।